अगला बहरान जो पाकिस्तान का रुख करने लगा है वो है जी ऑयल का, यानी कि पेट्रोल का बहरान। और ऑयल कंपनियों ने वजारत ख़जाना को ख़त लिखकर मुल्क में फ्यूल की किल्लत पैदा होने के ख़तरे से खबरदार कर दिया है और इससे दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर उन्हें लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स यानी कि LCs जारी करे ताकि वो पेट्रोलियम मसनूआत दरामद कर सकें। पाकिस्तान को हर माह तकरीबन 4,30,000 मैट्रिक टन मोटर गैसोलीन, 2 लाख मैट्रिक टन हाई स्पीड डीजल और 6,50,000 मैट्रिक टन खाम तेल दरामद करने की ज़रूरत होती है, जिस पर लगभग 1.3 अरब डॉलर की लागत आती है। लेकिन मुल्क की ज़र मुबादला की तेज़ी से गिरते ज़खायर के बायस हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत समेत कई ज़रूरी अशिया की दरामदात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर सक रही है। उससे सप्लाई चेन शदीद मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया है। ताहम ओगरा ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मारूफ माहिर मईशत और इक़्तिसादियात डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये ज़रा वजाहत कर दें कि क्या मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने जा रही है या नहीं है, और जो ओगरा कह रही है, तरदीद कर रही है इस किस्म के बयानात की, या जो भी इकोनॉमिस्ट लिख रहे हैं अखबारात में वो सही कह रहे हैं कि इस किस्म की कोई किल्लत मुल्क में आने नहीं लगी? देखिए, इसको समझने की ज़रा कोशिश करें। ओगरा ने कहा है कि अभी किल्लत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो स्टॉक होता है वो तकरीबन 12 से 15 दिनों का एक स्टॉक होता है इन सब चीज़ों का। तो वो उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि जी हमारे पास अभी स्टॉक मौजूद है। जहाँ तक ये है कि ये स्टॉक कब तक चल जाएगा, 10 से 15 दिन चलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर हमें तो इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा। उस इम्पोर्ट करने के लिए जैसे आप अभी स्टेटिस्टिक दे रहे थे, तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा का अगर हमने महीने में इम्पोर्ट करना है तो वो $1 बिलियन तो चाहिए होंगे हमें। वो $1 बिलियन हमारे पास इस वक्त अभी वैसे देखा जाए तो है 4.2 बिलियन डॉलर हमारे पास रिजर्व है, लेकिन स्टेट बैंक जो है वो इस तरीके से आपको पूरा $1 बिलियन तो नहीं दे देगा। तो वो आपसे कहेगा कि जी आप बजाय जितना आपने स्टेटिस्टिक्स बताया इसका आधा तेल मंगवा लें या आधा बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाएं, उसके लिए हम पैसा देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जितना आपकी जेब में पैसा होगा उतना ही चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे। तो अगर कम पैसा है तो कम तेल आएगा, कम पैसा है तो कम आप रॉ मटेरियल्स मंगाएंगे, कम जेब में पैसा है तो कम दवाएं आएंगी वगैरह वगैरह। तो ये सिलसिला अभी हम अनफॉर्चुनेटली हम इसमें दाखिल हो गए हैं। अच्छा। ये वही कैफियत है जो श्रीलंका में फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में था कि उनके भी पास डॉलर जो है वो कम होते चले जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है उनके पास जब पैसे नहीं थे तो वो फिर नहीं उसको फाइनेंस कर पा रहे थे, तो चीज़ों की किल्लत शुरू हो गई। होते होते आवाम में बड़ी बेचैनी बढ़ते बढ़ते फिर आपने देखा कि जब उन्होंने 12 अप्रैल को 2022 में जब ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि जी अब हम डेट की पेमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए, तो अभी हम उससे तो सर अब इसमें 2 चीज़ें हैं जिसमें मैं चाहूँगा वजाहत, थोड़ा सा दूर है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें हैं जिसकी मैं वजाहत चाहूँगा। नंबर 1 तो ये कि अब हमारी LCs अगर हम खोलने भी लग जाएं तो क्या इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं वो हम पर, या इंटरनेशनल इदारे हम पर एतबार करेंगे? हमारी LCs की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो रहेगी या वो रिफ्यूज़ हो जाएंगी? उधर असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, अजीब सी एक कैफियत है। देखिए, आज भी जो है LC में होता ही है कि लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है ना। आप फर्ज कर ले कि मेरा एक हबीब बैंक है या कोई UBL है, जो भी कोई नाम ले ले बैंक का, मैं वो मेरा बैंक है पाकिस्तान में, तो फिर इसका एक करस्पॉन्डिंग बैंक भी होगा जो फॉरेन बैंक होगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्या वो फॉरेन बैंक हबीब बैंक को या UBL को या किसी पाकिस्तानी बैंक के साथ अगर वो उसका करस्पॉन्डिंग बैंक है, वो ट्रस्ट करेगा कि ये जब माल आ जाएगा आपके पोर्ट पे तो क्या आप पेमेंट करेंगे या जहाज में वो माल लेके खड़ा रहेगा समुद्र में? बिल्कुल। तो ये कैफियत अभी हो चुकी है। तो इसलिए जो है स्टेट बैंक भी इजाज़त नहीं दे रहा है खोलने के लिए कि अभी आप ना खोलें। तो बहुत ही ख़ास जो ज़रूरी अशिया है उसके लिए तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए नहीं दे रहे हैं। तो ये कैफियत जो है काफ़ी ख़राब हालत में हम पहुँच चुके हैं। कहने का मतलब ये कि काफ़ी ख़राब हालत में पहुँचे हैं।
अभी हम 12 अप्रैल श्रीलंका के करीब के पास नहीं पहुंचे, लेकिन हम करीब हैं। जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है और हमारे यहाँ पर लोगों को जो है कोई फिक्र नहीं है। आपको फिक्र हो सकता है या मुझे फिक्र है या कुछ गरीब जो करता धरता है उन्हें फिक्र नहीं है। अच्छा, वो करता धरता आप कर क्या सकते हैं? इज देयर वे आउट? करता धरता बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आवाम को दिखाने ही की खातिर ये 80 मेंबर जो कैबिनेट है उसको कहें कि जो मुल्क पे बहुत इस वक्त हालात ठीक नहीं है, हम एक नई कैबिनेट बना रहे हैं जिसमें 13 या 14 लोग होंगे। तो एक आवाम में मैसेज जाएगा कि देखो हुकूमत भी कुर्बानी दे रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर कहे कि जी हमारा कोई वजीर अब बाहर ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेवल जब करते हैं तो उस पर डॉलर जाता है। हमारे पास अब डॉलर नहीं है, कोई वजीर बाहर सफर नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। जहां जिससे भी बात करनी है मैं ऑनलाइन करूंगा। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर भी किसी अपने काउंटर पार्ट से बात कर सकते हैं। तो हुकूमत को ये शो करना पड़ेगा कि हम कंसर्न हैं, आवाम पे बोझ डालेंगे तो हम भी अपने पर भी बोझ ले रहे हैं। प्लस ये कि ये जो जिस तरीके से जो अफरा तफरी सियासी माहौल हमने पैदा किया हुआ है, आपको लगता है कि ये हम हमारे अंदर ये बेचैनी है कि मुल्क जो है माशी बदहाली की तरफ जा चुका है, अभी डिफॉल्ट करने वाला है? कहीं पर कोई रियलाइजेशन है? जिस तरीके से सियासी जोड़ तोड़ ऊपर नीचे चल रहा होता है, उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल है। ये मैं और आप परेशान है। तो सर अभी ये सियासी अफरा तफरी तो चलेगी। मेरा फाइनली आपसे सवाल ये है कि अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हो रही हैं, वहां पर 3 महीने के अंदर इंतखाबात होंगे। नेशनल असेंबली के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो नेशनल असेंबली अगर तहलील होगी या नए इलेक्शंस कॉल होने हैं तो वो तकरीबन जून जुलाई या रमज़ान के बाद की बात लग रही है। तो ये अफरा तफरी सियासी जो है वो तो 5-6 माह मजीद और चलने का इम्कान नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। 2022 का साल हमने गंवा दिया, जिसको मैं लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान कहता हूँ। मुझे तो 2023 भी उसी से मिलता जुलता साल लग रहा है। जो कौमें अब साल ज़ाया कर दें अपनी ज़िंदगी के, हमने तो 90 के दिहाई को ज़ाया किया, 8 से 18 के दिहाई को ज़ाया किया, अब ये 22 ज़ाया हो गया है, 23वां भी ज़ाया होगा। तो आप सोचें कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जो हमसे भी कमतर लोग थे, मुल्क थे, कमज़ोर थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते हमसे आगे निकल रहे हैं। हम मुंजमद हुए वो पड़े हुए हैं। पॉइंट ऑफ कंसर्न तो है, पीछे की तरफ चल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत तकलीफ दह चीज है। मुझे ये कहते हुए आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे खुद बात तो सच है ना। जब तक सच बात नहीं होगी उस वक्त तक लोगों को रियलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारी आवाम भी बहुत मरतबा ऐसे कर रही होती है कि बस वो भी रियलाइज नहीं करते। हुक्मरानों की तो खैर बात छोड़ ही दी जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और रियलिटी चेक दे रहे थे। अब ये रियलिटी चेक कितना असर करता है, आवाज में वो एहसास हमें महसूस हो रहा था। जब डॉक्टर कोई किसी मरीज का इलाज नहीं कर पाता ना, तो डॉक्टर फैमिली को नहीं बताता, लेकिन डॉक्टर को महसूस होता है, उसको पता होता है कि भाई इस पेशेंट की जान जो है वो अब ख़तरे से खाली नहीं है। तो अशफाक साहब भी ज़ाहिर है माहिर माशी मामलात को देखने वाले हैं, समझते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको बेहतरी आती नज़र नहीं आ रही और उनको बिल्कुल बखूबी तौर पर अंदाज़ा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कितना हमने अपना नुकसान कर लिया। तो अल्लाह करे कि इस मुल्क पर कोई इंसान ही रहम खा ले।